ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। بدي منك ما تحارمني، لبي اللي فيها تعذبني. वजीर आजम मनमोहन सिंह का बयान, कहा हुकूमत से हिमायत वापस ले सकती है सपा, वक्त पर ही होंगे इंतखाबात। वजीर आजम के बयान से आया सियासत में नया मोड़, एसपी रहनुमा राम आश्रय कुशवाहा का पीएम पर निशाना, कहा घबरा गए हैं मनमोहन। केजरीवाल के अनशन का 7वां दिन आज, अरविंद की सेहत में गिरावट लगातार, बदन में पानी की कमी से कीटोन लेवल बढ़ा। और उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी का बयान, कहा मुल्क का अकलियती तबका एहसास कमतरी से निकले, मुल्क और कौम की तरक्की में अदा करे अपना किरदार। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। यूपीए हुकूमत को बाहर से हिमायत दे रही समाजवादी पार्टी पर वजीर आजम मनमोहन सिंह को पूरा भरोसा नहीं है। वजीर आजम ने मंजूर किया है कि समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव हुकूमत से हिमायत वापस ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि मुलायम अगर हिमायत वापस भी खींच लें तब भी उनकी हुकूमत गिरने वाली नहीं है। मनमोहन सिंह का बयान इसलिए अहम है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के तेवर लगातार तीखे हैं और वो लगातार कांग्रेस को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तारीफ भी जारी है। वजीर आजम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने मनमोहन सिंह के बयान की जमकर तनकीद की है और ये कहा है कि मनमोहन सिंह घबरा गए हैं और जिस तरह से अब सियासी रंग नजर आ रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि कभी भी मुलायम सिंह यादव यूपीए से दगाबाजी कर सकते हैं, कभी भी अपनी हिमायत वापस ले सकते हैं और ऐसे में हुकूमत को बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन वजीर आजम के ताजा बयान से कहीं ना कहीं यह भी साफ हो जाता है कि अब मुलायम को मनाने की कोशिशें नहीं होंगी, क्योंकि हुकूमत ऐसा पहले कई बार कर चुकी है और कई बार मुलायम सिंह यादव हुकूमत को गिरने से बचा भी चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से तीखे तेवर दिखा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उसे देखकर हुकूमत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है और वजीर आजम का ताजा बयान इसी की एक वानगी है। ये साफ इशारा दे दिया है वजीर आजम ने कि कभी भी मुलायम सिंह यादव
अपनी हिमायत वापस ले सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत गिरने वाली नहीं है। वक्त पर ही इंतखाबात होंगे और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और पीएम के बयान पर आजम खान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए सपा की कांग्रेस को हिमायत जारी रहेगी। दूसरी तरफ कुशवाहा ने कहा है कि सपा की हिमायत के बिना हुकूमत मुस्तहकम नहीं रह सकती, जबकि बीजेपी ने मुलायम के बयान पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। दूसरी तरफ कांग्रेस रहनुमा राशिद अल्वी ने इस बयान पर तबसरा करने से ही इनकार कर दिया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि वजीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी का क्या कुछ कहना है। मुलायम सिंह यादव जी का ताल्लुक है। हम अपने सारे सहयोगियों की बहुत इज्जत करते हैं और मुलायम सिंह जी भी अपने मनी मन में इस बात को जानते हैं कि सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, ये उनको भी तय करना पड़ेगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। और सऊदी अरब में शिया आलमेदीन आयतुल्लाह शेख बाकर के लिए सऊदी अदालत की जानिब से फांसी का हुक्म दिए जाने की चौतरफा मजम्मत हो रही है। और इसी के मद्देनजर दारुल हुकूमत दिल्ली में शिया मसलक के मारूफ आलिमेदीन मौलाना सैयद जलाल हैदर नकवी ने सऊदी हुकूमत की इस कार्रवाई को तासुब पर मबनी करार दिया और कहा कि सऊदी अरब में शिया आलमेदीन की गिरफ्तारी अमेरिका और इजराइल की सऊदी हुकूमत में बढ़ती मुदाखलत है। वाज़ेह रहे कि शिया आलमेदीन आयतुल्लाह शेख बाकर सऊदी अरब में शिया अकलियती फिरके पर हो रहे मजालिम के खिलाफ थे और शिया मुसलमानों के हुकूक की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद भी करते थे। साथ ही अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। याद रहे कि 1 साल कबल उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके ज़रोकोब किया गया था और शदीद बीमारी के बावजूद उन्हें सऊदी जेल में रखा गया था। दूसरे जानिब हुकूक इंसानी तंजीमों ने भी सऊदी हुकूमत के इस अमल की भरपूर मजम्मत की थी। नामा निगारों से बात करते हुए मौलाना जलाल हैदर नकवी ने मजीद कहा कि शेख बाकर की फांसी का हुक्म पाकिस्तान, बहरीन और इराक में जारी शिया नस्ल कुशी और टारगेट किलिंग का ही एक हिस्सा है। और उधर बिजली और पानी के मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल के एहतजाज का आज 7वां दिन है। केजरीवाल की हालत ठीक नहीं है, उनके वजन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वो 23 मार्च से अनशन पर हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल फिलहाल बिस्तर पर हैं, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार है। दिल्ली की आवाम को जगाने के लिए केजरीवाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनशन पर हैं और बिजली और पानी के बिल में इजाफे के खिलाफ अनशन पर बैठे केजरीवाल के एहतजाज को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक केजरीवाल की हालत बिगड़ रही है और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आएगी तब फैसला किया जाएगा कि आगे इस अनशन को कैसे ले जाना है। तो बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल के एहतजाज का आज 7वां दिन है। दरअसल बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ ये अनशन है और गैर मुअय्यना मुद्दत के इस अनशन के खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न हुकूमत झुकने को तैयार है, न हुकूमत बातचीत को तैयार है, न अरविंद केजरीवाल ही अपना अनशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में लगातार वजन में गिरावट और कीटोन लेवल का बढ़ना कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। और डॉक्टर्स लगातार यही हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। साथ ही जो आसार हैं वो यही हैं कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें, इस बीच आम आदमी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं का यही कहना है कि मजबूत है अरविंद केजरीवाल और उनका ख्याल रखा जा रहा है और वो इस अनशन को जारी रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में वाक़ हजरत मोहानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद सेमिनार को खिताब करते हुए उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जो कौमें एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और अपनी जुबान तहजीब को भुला देती हैं, उन्हें तारीखी सफ़हात से मिटा दिया जाता है। मुल्क के अक़लियती तबके को चाहिए कि वो एहसास कमतरी से बाहर निकलकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को भी यह हक नहीं है कि वो मुल्क के सच्चे मुहब्बे वतन मुसलमानों से उनकी वफादारी का सबूत मांगे, क्योंकि यहां रहने वाला हर बाशिंदा वो है जिसने अपनी मर्जी से इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हुए यहीं रहने और यहां की मिट्टी में मिल जाने का फैसला किया। जिन्हें जाना था वो तकसीम वतन के वक्त ही यहां से चले गए। लिहाजा हर हिंदुस्तानी मुसलमान हर वक्त मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये ख्यालात थे उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी के, जो उन्होंने वाक़ हजरत मोहानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद एक सेमिनार को खिताब करते हुए पेश किए। अरब मुल्क ओमान ने लीबिया के साबिक तानाशाह मोअम्मर कज़ाफ़ी के खानदान के कुछ लोगों को पनाह दी है। ज़राए के मुताबिक इनमें से 2 लोग इंटरपोल को मतलूब हैं और ये जानकारी ओमान हुकाम की जानिब से दी गई है। दूसरी जानिब लीबिया का कहना है कि अभी हवालगी की दरख्वास्त की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा और वाज़ेह रहे कि 1 हफ्ते कबल मौसूला इत्तला के मुताबिक मरहूम रहनुमा की बेवा और 3 बच्चे बहुत पहले लीबिया छोड़कर जा चुके हैं। अरब मुल्क ओमान ने मोअम्मर कज़ाफ़ी के कुछ लोगों को पनाह दे दी है। ज़राए के मुताबिक इनमें से 2 लोग इंटरपोल को मतलूब है। ये बात ओमानी हुकूमत की जानिब से बताई गई है, मगर लीबिया का कहना है कि अभी हवालगी की दरख्वास्त की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह है कि अल्जीरिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि लीबिया के मरहूम रहनुमा की बेवा, उनके 3 बच्चे बहुत पहले इस इलाके से जा चुके हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। वाज़ेह है कि 2011 में जब लीबियाई बागियों ने बगावत के बाद राजधानी त्रिपोली पर कब्जा किया था और कज़ाफ़ी की 42 साल हुकूमत का खात्मा हो गया था, तब उन्होंने अल्जीरिया में पनाह तलब की थी। साथ ही ओमानी हुकूमत का ये भी कहना है कि कज़ाफ़ी की बीवी, 2 बेटे और बेटी और उनके बच्चे पिछले साल अक्टूबर से ओमान में हैं। हमने उनकी पनाह की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, बशर्ते कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। ओमानी हुकूमत का यह भी कहना है कि कज़ाफ़ी की बेवा सफिया, उनकी बेटी आयशा और बेटो मोहम्मद और हुनैबल को पनाह दे दी गई है। वाज़ेह है कि आयशा और हुनैबल लीबियाई हुक्काम की दरख्वास्त की वजह से इंटरपोल को मतलूब हैं, मगर मोहम्मद और सफिया के लिए कोई बैनुल अक़वामी वारंट नहीं है। वहीं लीबियाई वजीर खारजा मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कतर में तस्दीक की है कि कज़ाफ़ी कुनबे के चंद मेंबरान अल्जीरिया से ओमान मुंतकिल हो गए हैं। अब्दुल अजीज ने अरब चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल दोहा में सहाफ़ियों को बताया कि ओमान एक आज़ाद मुल्क है और उसे भी दूसरे मुल्कों की ही तरह पनाह की दरख्वास्तें कबूल करने और सियासी अपोजिशन के मेंबरान को पनाह देने का इख्तियार हासिल है। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या लीबिया उनकी हवालगी का मुतालबा करेगा, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात करना भी जल्दबाजी होगी। वाज़ेह है कि कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को 1 साल कबल बागियों ने पकड़ लिया था और जनवरी में पहली मरतबा वो लीबियाई अदालत में पेश हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और 9/11 के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 49,000 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। इस दावे के मद्देनजर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 235 खुदकुश जबकि 9,257 रॉकेट हमले हुए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में अडयाला जेल से लापता होने वाले कैदियों के केस की समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। वाज़ेह रहे कि ये रिपोर्ट एजेंसियों के वकील राजा इरशाद ने हसास इदारों की जानिब से कबायली इलाकों में किए गए ऑपरेशंस की तफसीलात पर तैयार की है और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 9/11 के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 49,000 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। इस दावे के मद्देनजर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 235 खुदकुश जबकि 9,257 रॉकेट हमले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में अडयाला जेल से लापता होने वाले कैदियों की केस की समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट एजेंसियों के वकील राजा इरशाद ने हसास इदारों की जानिब से कबायली इलाकों में किए गए ऑपरेशंस की तफसीलात पर तैयार की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 9/11 के बाद अब तक शोरतज़दा इलाकों में 49,000 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वहीं 2007 और 2008 में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के आईन को चैलेंज किया है। 2008 में दहशतगर्दों ने फाटा के 34% इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि हुकूमत की मौजूदगी सिर्फ 31% इलाकों पर थी। वहीं हुकूमती मौजूदगी की बहाली और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज ने शोरतज़दा इलाकों में 6000 सर्च ऑपरेशंस किए। 2008 से अब तक इन इलाकों में 475 बड़े जबकि 13 मामूली नौयत के ऑपरेशंस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान में 235 खुदकुश, 9,257 रॉकेट जबकि 4,256 बम हमले किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में 1,479 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान 3,000 दहशतगर्द हलाक और 1,228 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में तहरीक तालिबान बहुत मजबूत थी, लेकिन 5 सालों में अब तक उसकी पहली वाली ताकत नहीं रही। इन ऑपरेशंस में बहुत से शरपसंद मारे गए हैं। इन ऑपरेशंस में बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बहुत से फरार हुए हैं। वाज़ेह है कि दहशतगर्द तंजीमें लोगों को अगवा कर और चंदे लेकर अपने वसायल पूरे करती हैं। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान में फिरकेवारियत का उन्सुर भी शामिल है, जिसके बायस शिया मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान के अंडर चलने वाले मुल्क की दहशतगर्द तंजीमें सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी के दहशतगर्दाना हमलों की वजह से भी पाकिस्तानी अवाम में मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि कुछ सालों में सुन्नी वहाबी दहशतगर्द तंजीमें सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी मजीद मजबूत हुई हैं। ज्यादातर इन दहशतगर्द तंजीमों को शिया मुसलमानों की मसाजिद और बरेलवी मसलक की दरगाहों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इन हमलों को लेकर सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत हो रही है। याद रहे कि पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी के ढीले रवैये के बायस ये दहशतगर्द तंजीमें फिर से मजबूत हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ।
हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। ब्रेक के बाद हाजिर है मंजरनामा देख रहे हैं आप। अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान और नाटो फौज के 2 दिन तक चले एक ऑपरेशन में एक बच्चे समेत 4 बाशिंदों की मौत हो गई है। नाटो की जानिब से जारी किए गए बयान में भी 4 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। वहीं अफगानिस्तानी गवर्नर मोहम्मद रहीमी अमीन ने कहा है कि लड़ाई में 4 बाशिंदे मारे गए हैं और 4 जख्मी हुए हैं। मारे गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। रहीमी ने बताया कि ऑपरेशन में 23 तालिबानी दहशतगर्द भी मारे गए, जबकि 40 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि नाटो फौज के ऑपरेशन में इलाकाई लोगों का मारा जाना अफगानिस्तान में एक तशवीशनाक मुद्दा है। याद रहे कि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी यहां पिछले 11 साल से तालिबान से जंग कर रहे हैं। और अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान जॉन कैरी ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी खिताब किया। और वहीं अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी और अफगान सदर हामिद करजई की होने वाली मुलाकात के हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि इसमें फरीकीन ने अपने इख्तलाफात को मिटाने की एक कोशिश की है। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने गैर एलानिया तौर पर अफगानिस्तान का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अफगान सदर हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी और अफगान सदर हामिद करजई की होने वाली मुलाकात के हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि इसमें फरीकीन ने अपने इख्तलाफात को मिटाने की कोशिश की है। इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन कैरी ने दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ की मौजूदगी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मिस्टर कैरी ने ऐसे ख्यालात की भी नफी की कि वाशिंगटन और काबुल के दरमियान जारी मुसालती अमल को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान सदर हामिद करजई ने वाज़ेह किया कि टेलीविजन पर जिन ख्यालात का इजहार उनकी जानिब से किया गया था उसको इंतहाई गलत तरीके से ज़राए इब्लाग पेश किया गया है। इस मौके पर मिस्टर कैरी ने भी अफगान सदर के बयान की वजाहत की और कहा कि अवामी तौर पर दिए गए बयानात बाज़ औक़ात दूसरे के ख्यालात होते हैं और वो यकीनी तौर पर बयान करने वाले के एहसासात नहीं होते। मिस्टर कैरी ने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका का ऐसा कोई मफाद नहीं है, बल्कि अमेरिका तो तालिबान को मुज़ाकरात के अमल में शामिल करके अफगानिस्तान में अमन और सलामती का माहौल पैदा करना चाहता है। साथ ही अमेरिकी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने अफगान सदर के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उनके टेलीविजन पर दिए गए रिमार्क्स के बारे में भी बात की है और सदर करजई के जवाब से उन्हें तसल्ली और इत्मीनान हुआ है। कैरी ने अफगान हुकूमत के साथ अमेरिकी ताउन के हवाले से भी वजाहत करते हुए कहा कि वो अवाम की जानो माल की सलामती तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देते हैं। वहीं कैरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगान सदर के साथ मुलाकात में वो बहुत पुरसुकून थे क्योंकि बातचीत का माहौल बहुत खुशगवार रहा। कैरी ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर हामिद करजई का कहना था कि उन्होंने इस बात को वाज़ेह करने की मुसलसल कोशिश की है कि अगर तालिबान चाहते हैं कि गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से चली जाए तो जरूरी है कि वह आम लोगों को हलाक करने का सिलसिला बंद कर दें। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करजई ने यह भी कहा कि यह दिन बहुत अच्छा है और उनका इशारा बगराम एयरफील्ड के करीब वाक़ परवान जेल के अफगान हुक्काम को मुंतकली थी। करजई ने यह भी कहा कि वो अफगान अवाम के मुहाफिज है और उसके तनाजिर में अगर कोई बात वो पब्लिक में कहते हैं तो उसका मकसद किसी को नाराज करना नहीं बल्कि सूरत हाल को बेहतर करना होता है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हामिद करजई ने अफगानिस्तान में अमन सलामती के लिए अमेरिकी फौजियों की हलाकतों पर खिराज अकीदत भी पेश की। वाज़ेह है कि रवां महीने मार्च की 9 तारीख को करजई ने काबुल और खोस्त में होने वाले खुदकुश हमलों के तनाजिर में कहा था कि अगर तालिबान इन हमलों से अफगानिस्तान को मजीद कमजोर और काबुल हुकूमत को खौफजदा करके अमरीकियों की खिदमत कर रहे हैं ताकि वो अगले बरस से इनखला के बाद भी अफगानिस्तान में फौजें रखने पर सोचना शुरू कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और दुनिया की 5 उभरती हुई माशियतों यानी ब्रिक्स की चोटी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मामलात पर गौर व फिक्र किया गया। वाज़ेह है कि ब्रिक्स ममालिक में रूस, चीन, हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका शामिल है। इजलास में हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और ब्राजील की सदर डेलिया रूसेफ के अलावा मेजबान मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर शरीक रहे। जराये के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में अहम एजेंडे पर सबसे अहम मौजू आलमी इक्तसादी सूरत हाल पर गौर करना है।
दुनिया की 5 उभरती हुई माशियतों यानी ब्रिक्स की चोटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। वाज़ेह है कि ब्रिक्स ममालिक में रूस, चीन, हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका शामिल है। इजलास में हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और ब्राजील की सदर डेलिया रूसेफ के अलावा मेजबान मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर शरीक हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे पर सबसे अहम मौजू आलमी इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर करना है। 5 मुल्कों के लीडरान आलमी माशी इदारों में जारी इस्लाहती अमल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वहीं डरबन शहर से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर सबसे अहम मौजू एक माशी तरक्याती बैंक का कायम करना है। इस इदारे के जरिए ममालिक अपने यहाँ तश्कील पाते समाजी व माशी ढांचे को मजीद फाल कर सकेंगे। वहीं इस इदारे से गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों की मानवियत भी की जा सकेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह जनूबी अफ्रीका सिफारतकार ने कहा था कि ब्रिक्स तंजीम इस मकसद के लिए $50 अरब मख्तस करने का इरादा रखती है। इस बैंक के कयाम के हवाले से चीनी सदर भी हौसला अफजा का इशारा दे चुके हैं। इस तरक्याती बैंक के सही इखराज व मकासिद का वज़ू करना भी बाकी है। वहीं चीन की वजारत खारजा का कहना है कि बैंक के कयाम से ब्रिक्स ममालिक में पायदार तरक्की को सहारा मिलने के साथ मालियाती रिस्क से बचने के अलावा गरीब अफ्रीकी मुल्कों की माली इमदाद भी शामिल है। वहीं ब्रिक्स तंजीम के मामलात पर निगाह रखने वाले माहिरीन का कहना है कि बैंक का कयाम असल में इस तंजीम के मुल्कों की कमजोर होती इक्तिसादियात के रद्द-ए-अमल का नतीजा है। उनके मुताबिक ब्राजील और जनूबी अफ्रीका की माशियत में कमी के आसार है। वहीं हिंदुस्तानी इक्तिसादियात भी थकी थकी सी दिखाई देती है और इन हालात में ब्रिक्स को ये साबित करना है कि वो माशी मुश्किलात पर काबू पाकर खुशहाली का सफर जारी रख सके। वहीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर जनूबी अफ्रीकी सदर जेबक जुमा का कहना है कि उनका मुल्क सारे बर्रे आज़म अफ्रीका की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। जुमा का मजीद कहना था कि माजी की सदियों में बर्रे आज़म अफ्रीका को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है और पहली मरतबा अफ्रीकी बर्रे आज़म की मजबूत नुमाइंदगी का मौका जनूबी अफ्रीका को हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका ने उभरती इक्तिसादियात की तंजीम में 2011 में शमूलियत इख्तियार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं नाते पाक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. आधुनिक